ये हमने वायदा किया था। हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। लिव इन में रहने वाले पार्टनर्स में से किसी एक की या दोनों की उम्र 21 साल से कम है और 18 से अधिक, तो माता पिता को अनुमति उनसे लेनी है या उनको सूचित करना है? उसमें शब्द क्या, अनुमति है कि सूचित? माता पिता जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा करा, और माता पिता दिन रात इसी चिंता में रहते हैं कि मेरा बच्चा कैसा है। वो उसके लिए फीस का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और उनको ये भी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि मेरा बच्चा रह कहाँ रहा है और किसके साथ रहा है। हमारे समाज की एक सच्चाई ये भी है कि हमारे यहाँ ऑनर किलिंग्स भी होती हैं। भले ही वे दोनों पार्टनर 21 साल से कम उम्र के हों, वो ये गोपनीयता की अपेक्षा रखते हैं कि उनके माता पिता तक या रिश्तेदारों तक ये बात ना पहुँचे कि वो साथ रह रहे हैं। मल्टीपल पार्टनर्स रखने से क्राइम ज़्यादा होने की आशंका बढ़ जाती है। बिल्कुल होता है। कितने केसेस ऐसे हैं, आपको अगर एक रिलेशन में आपका मन नहीं मिला, आप लोग साथ नहीं रहना चाहते, आप डिटैच होइए। लेकिन आपको ऐसी सोच कि मुझे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ ही रहना है, मुझे 3 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ साइमल्टेनियसली रहना है, तो ऐसी सोच के पीछे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई ना कोई मिसचीफ तो है। हर हाल में, हर परिस्थिति में बेटे और बेटी के लिए संपत्ति में बराबर अधिकार, लेकिन इसमें क्या कोई कैच है क्या? सभी संपत्तियों में बेटी को और बेटे को बराबर का अधिकार मिलेगा। विविधताओं से भरे इस मुल्क में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किसी पुराने दरख्त पर नए फूल खिलने जैसी लगती है। एक बदलाव जो तसव्वुर और हकीकत के दरमियान झूलता है, जिसकी बहस संविधान सभा से शुरू हो गई थी। संविधान निर्माताओं ने जिसका जिक्र एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर किया था, वो बाद में राजनीतिक मुद्दा भी बना। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। कुछ के लिए ये इंसाफ का उजाला है, कुछ लोग ये समझते हैं, ये उनका ये आरोप है कि ये उनकी पहचान पर चढ़ता हुआ गहरा साया है। गलियों में गूंजती बहसें, टीवी स्टूडियो में होते दावे हैं और नेताओं के लफ्जों में छिपे इरादे हैं। क्या ये बदलाव सच में सबको एक सूत्र में पिरोएगा, या ये सिर्फ एक लहर है जो एक वक्त के बाद, एक वक्त के साथ किनारों से टकरा करके लौट जाएगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं यूसीसी जो उत्तराखंड में लागू हुआ उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर और प्रेसिडेंट हैं आप टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मनु गौर। आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम यूसीसी से जुड़े हुए ही सारे सवालों के जवाब उनसे समझने की कोशिश करेंगे। मनु जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। शुरुआत यहाँ से कर, बहुत सारी चीज़ें हैं अखबार में, उसके पॉइंटर्स में सब कुछ छप चुका है। विवाह के संबंध में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तलाक को लेकर के क्या प्रावधान है, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक बात जिसकी बहुत तारीफ प्रशंसा भी हो रही कि बेटी को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा विवाह के उपरांत भी। आपके हिसाब से, हम यहाँ से शुरू करें, आपके हिसाब से इस तमाम प्रावधानों में जो सबसे स्टैंड आउट करता हुआ प्रावधान है वो क्या है, जो हमारे समाज में आपके नज़रिए से एक ज़रूरी बदलाव की शुरुआत कर सकता है? देखिए, जब उत्तराखंड सरकार ने इस समिति का गठन किया, ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो जिसकी आपको पता ही है कि चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई रहीं, और एक सिक्किम हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस प्रमोद कोहली उसके सदस्य रहे, शत्रुघ्न सिंह पूर्व मुख्य सचिव रहे उत्तराखंड के, और प्रोफेसर सुरेखा ढकवाल। जब पहली बैठक हुई तो सबसे पहला मुद्दा जो इस समिति ने डिस्कस किया वो एक ही चीज थी, और वही इसका स्टैंडिंग पॉइंट है, महिलाओं को समान अधिकार, देश की आधी आबादी का पूरा कानून बनाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए समिति ने काम किया, और समिति की सिफारिशों को मानकर उत्तराखंड सरकार ने इसे कानूनी जामा पहनाया। तो एक सवाल इसमें, अब कुछ आलोचनाएं हैं जिनसे जुड़े सवाल भी हैं। जैसे एक ही कि जब मोदी सरकार ने लॉ कमीशन से पूछा था कि क्या राय है उनकी समान नागरिक संहिता पर, यूसीसी पर, तो उनका जवाब था कि यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज। फिर उत्तराखंड सरकार को क्यों लगा कि इसको लागू करना चाहिए अभी? देखिए, लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है जी, अगर उसका हम वृहद अध्ययन करेंगे
2018 की। तो उसमें उन्होंने ये लाइन तो लिखी है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे कानूनों में बदलाव करने की सिफारिश भी की है जो पर्सनल सिविल मैटर्स से जुड़े हुए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अलग अलग कानूनों में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, चाहे वो सक्सेशन रिलेटेड हो, मेंटेनेंस रिलेटेड हो, चाइल्ड कस्टडी रिलेटेड हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो लॉ कमीशन का वो कंसल्टेशन पेपर है, उस पेपर का पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से जनता से उसकी ओपिनियन ली जानी चाहिए थी, ली भी गई होगी, लेकिन जनता ने उस तरीके से उसमें प्रतिभाग नहीं करा। लगभग आप देखिए 70-80 हज़ार के बीच में उनके पास पूरे देश भर से सजेशंस आए थे इस कंसल्टेशन पेपर के लिए, जिसको ध्यान में रख के उन्होंने ये पेपर तैयार किया। उत्तराखंड राज्य की जो जनसंख्या है वो लगभग 1.25 करोड़ है, लगभग 25 लाख परिवार वहाँ रहते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत में जितने बड़े मास पब्लिक कंसल्टेशन के साथ ये यूसीसी कानून बनाया गया है, 25 लाख परिवारों में से 10% परिवारों ने अपने सुझाव में, जनसंवाद कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया है, अपने लिखित रूप में सुझाव दिए हैं, मौखिक रूप में सुझाव दिए हैं। तो एक छोटे से राज्य से 2.5 लाख सुझाव आना, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सारा रिकॉर्डेड है। तो जब समिति की आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें वॉल्यूम 3 सिर्फ पूरी रिपोर्ट 200 पेजेस की वो पब्लिक कंसल्टेशन और पब्लिक डायलॉग के ऊपर है कि जनता की क्या इच्छा थी। तो एक छोटे से राज्य से 2.25 लाख सुझावों का आना और पूरे देश से 70-80 हज़ार सुझावों का लगभग 78 हज़ार, तो उसमें बड़ा गैप है। तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट उतनी स्टैंडिंग नहीं रखती, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैंने फिर कहा, लॉ कमीशन ने अलग अलग समय पे और भी पेपर्स पब्लिक सिविल, पर्सनल सिविल मैटर्स के लॉ से रिलेटेड लिखे हैं, और उन्होंने कई जगह मौजूदा कानूनों में बदलाव की सिफारिश की। ठीक है सर, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि आप बहुत कंसल्टेशन हुआ और जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट से भी ज़्यादा लोगों से मशवरा के बाद यूसीसी लाया गया। क्या आप ये बता सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने किन किन समुदायों और संगठनों को एंगेज किया इस डिस्कशन में, ये लाने के लिए उनसे डिस्कशन किए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड सरकार ने किसी को एंगेज किया। हाँ, समिति ने सब लोगों को एंगेज किया। हाँ। तो समिति के द्वारा जो ये एक मास पब्लिक कंसल्टेशन ड्राइव चलाया गया, लाखों की तादाद में, जिस दिन समिति ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, तो उसमें समिति के द्वारा उसी दिन उत्तराखंड के जितने भी मोबाइल नंबर्स थे और जितने भी व्हाट्सएप नंबर्स थे, उन सब पे मैसेज गया कि आप अपने लिखित सुझाव दीजिए। लिखित सुझाव आने शुरू हो गए, ईमेल दी, और वो लोग लिखित रूप में बाई पोस्ट भी दे सकते थे, ईमेल भी कर सकते थे, और वेबसाइट के माध्यम से भी सुझाव दे सकते थे। उसके अलावा समिति ने ये भी जरूरी समझा कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लिखित में सुझाव नहीं दे पाएंगे, या जो बाद में हमें महसूस भी हुआ कि कुछ लोगों ने सोचा कि ये एक रेफरेंडम की तरह से है, और सिर्फ जवाब आने लगे कि हाँ हम यूसीसी के पक्ष में हैं, हाँ हम यूसीसी के विरोध में हैं। तो ऐसे हमें, समिति को तो सुझाव चाहिए थे। तो समिति ने ये निर्णय लिया कि हम सब जगह उत्तराखंड के दूरस्थ, रिमोट से रिमोट एरिया में जाएंगे, हर जिले में जाएंगे और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें जो पब्लिक होगी उससे भी जनसंवाद करेंगे, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो धर्मगुरु हैं उनसे भी जनसंवाद करेंगे, जो राजनीतिक दल हैं उनसे भी जनसंवाद करेंगे, वकील हैं उनसे भी, जो सामाजिक संस्थाएं हैं। तो समिति ने ऐसी सारी जनसभाएं करी सब जगह, और जहाँ पे सड़क भी नहीं जाती ऐसे ऐसे गांव में भी समिति गई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से ऊपर माना विलेज हो, चाहे धारचूला से ऊपर गुंजी और नाभी विलेज हो,
धार्मिक संगठनों से भी बातचीत हुई? सारे धार्मिक संगठनों से बातचीत हुई। कोई भी धार्मिक संगठन ऐसा नहीं है, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी से नैनीताल में बात हुई, नानक मत्था में सिख कम्युनिटी से बात हुई, हिंदू कम्युनिटी से आपका हरिद्वार में बात हुई, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे कलियर शरीफ में बात हुई, सब जगह समिति गई। ठीक है सर। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा। समिति ने यह भी निर्णय लिया था कि राजनीतिक दल जिन्होंने 2022 के चुनाव में प्रतिभाग किया था, तो उनसे भी हम उनके विचार लें, उनके सुझाव लें। तो 10 राजनीतिक दल थे ऐसे जिन्होंने 2022 में जनरल इलेक्शन में चुनाव लड़ा। उन सारे सबको आमंत्रित करा समिति ने। उसमें से 7 राजनीतिक दलों ने उसमें प्रतिभाग किया, समिति के समक्ष आए, अपने रिप्रेजेंटेशन दिए, अपने सुझाव दिए। 3 राजनीतिक दल ऐसे रहे जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआई, जिन्होंने वहाँ पर इसमें प्रतिभाग नहीं किया, अपना कोई मशवरा नहीं दिया, कोई मशवरा नहीं। अच्छा, देखिए एक ये कि नया जो कानून है उसमें जो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के जो प्रावधान है उसकी बड़ी चर्चा है कि इसे लाने की आवश्यकता क्या थी, उसकी आलोचनाएं भी हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये निजी स्वतंत्रता के लिए भी ठीक नहीं है, तो लोग आपसी संबंध भी रख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन यूसीसी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसके बारे में बताया, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक चर्चित केस का हवाला दिया। उन्होंने ये कहा कि हम श्रद्धा और आफताब केस चाहते हैं कि दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो। लोगों ने इसमें राजनीति भी खोजी कि चूंकि वो एक ऐसा मसला था जिसको लेकर के एक इमोशनल उस समय एक अपील बनी थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा कि उन्होंने एक तरीके से उसको पॉलिटिकली कैपिटलाइज करने की कोशिश की। दूसरी आलोचना का ये बिंदु है कि 21 वर्ष से कम का अगर कोई पार्टनर है और वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो वो उसको तो रजिस्ट्रेशन कराना, उसके लिए ज़्यादा उसके पेरेंट्स को भी बताया जाएगा कि वो आपको पता है कि आपकी संतान जो 18 से उम्र में ज़्यादा है पर 21 से कम है, वो रिलेशनशिप में है। तो ये इसमें एक मोरल पॉलिसिंग के हवाले से भी आलोचना हो रही है। देखिए, लिव इन के संबंध में मैं आपको बताऊं कि जब हम लोगों ने, समिति ने काम करना शुरू करा, तब लिव इन के बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था। ये वास्तविक चीज़ है। समवर्ती सूची में एंट्री 5 में जो सब्जेक्ट्स थे, उनके ऊपर हम कानून बनाने के लिए अपनी स्टडी और रिसर्च ये सब कुछ कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे। लेकिन जब हम मास पब्लिक कंसल्टेशन प्रोग्राम किया, तो पब्लिक की तरफ से ये डिमांड आई कि अब ये लिव इन एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो महिला है, 2 बड़े अहम मुद्दे, 3 चीज़ें निकल के आई कि लिव इन के ऐसे केसेस हैं जहाँ पर क्राइम होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ब्लैकमेलिंग होती है। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो महिला है और जो लिव इन संबंधों में बच्चों का जन्म हो गया, उसके हितों का संरक्षण नहीं होता। तो समिति ने इसका अध्ययन किया और देखा कि बहुत सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो कवर करता है। ऐसे संबंधों को ये कोई बहुत से ऐसा भी मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि लिव इन को कानूनी मान्यता दे दी यूसी में। तो यूसीसी ने कानूनी मान्यता नहीं दी। कानूनी मान्यता तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले ही दे रखी है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगर आप पढ़ें तो उसमें स्पष्ट तौर पे वर्णित है कि ऐसे संबंध जो इन द नेचर ऑफ मैरिज हों और शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हों, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, ऐसे संबंधों में भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस में मेंटेनेंस अलाउड है। तो ये सारी चीज़ें भारतीय कानून में पहले से थी। लेकिन जो विषय सामने आए कि क्राइम हो जाता था, कौन बच्चा किसके साथ कहाँ रह रहा है ये किसी को पता नहीं होता था। पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था कि उनका बच्चा कहाँ पर है। दूसरी चीज़, जब क्राइम होता था तो वो क्राइम, कितने कोर्ट केसेस, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हैं जिसमें आप देखेंगे कि रेप का केस लगा दिया। जब तक आप साथ रहे, आप साथ रहे। जब आपका मन नहीं मिला और आप सेपरेट हो गए, उसके बाद रेप का केस लगा दिया।
व्यक्ति ये प्रूव ही नहीं कर पाता था कि ये कंसेंशुअल था या ये हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप थी या हम लिव इन में थे, और उसके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता था। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से फिर एक केस मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जोशीमठ का। एक महिला आई हमारे पास और उसके पति का देहांत हो गया था। उसने महिला ने आके कहा कि मेरे पति का देहांत हो गया, वो सरकारी कर्मचारी था और उसकी नौकरी पेंशन सब मुझे नहीं मिली और मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा, और उसकी मुझे तो पता भी नहीं था, और उसकी एक पहले से पत्नी थी और वो यहाँ पे आके उसने मेरे से विवाह कर लिया, मेरे साथ रह रहा था, मेरे साथ बच्चा भी है। तो कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड किसी का नहीं होता था। आइडेंटिटी छुपाकर लोग बाग दूसरी शादी भी कर लेते थे, और उस महिला का और उस बच्चे का क्या गुनाह था, लेकिन लीगली उसे कुछ नहीं दिया जा सकता था। तो इसलिए ऐसे केसेस से बचने के लिए आवश्यक समझा कि हम एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज करें, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन करें, जिससे कि जो व्यक्ति भी उत्तराखंड का निवासी है या उत्तराखंड में रह रहा है, वो एक समय पर एक ही रिलेशनशिप में रह पाए, जिसमें नो डाउट पुरुष प्रधान समाज हमारा शुरू से चलता चला आ रहा है और इसी वजह से महिलाओं का शोषण ज़्यादा होता है। तो उनको किस तरीके से समान अधिकार दिए, उनका संरक्षण किस तरीके से करें, उनके शोषण को कैसे रोकें, या उसमें जो बच्चे का जन्म हो जाता है। आपको पता है कि हमारे समाज में अगर लिव इन रिलेशनशिप में एक बच्चे का जन्म हो गया तो ये साबित करना कि ये उसका पति है, पूरी उम्र लग जाती है डीएनए टेस्टिंग कराने में। तो इन सारी चीज़ों से उस बच्चे के हित के संरक्षण करना, उस लड़की के हित का संरक्षण करना, इसलिए ये समिति ने आवश्यक इंटरफेथ कपल्स पर स्पेशली उनको टारगेट करने के लिए, उन पर नजर और निगरानी रखने के लिए अगर ऐसा होता, अगर ऐसा कोई भी चीज होती, ये तो कॉमन है। कोई भी जना, पहली चीज किसी को भी ये नहीं पता कि किसने लिव इन के लिए अप्लाई किया है। मिनिमम मजिस्ट्रेट लेवल ऑफिसर है, लोकल एसडीएम, जिसे रजिस्ट्रार बनाया गया है, और सारा डेटा सिक्योर्ड है, डेटा एक्सेस है ही नहीं। और एक्ट में साफ लिखा है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, लिव इन का रजिस्ट्रेशन, दिस इज ओनली जस्ट फॉर रिकॉर्ड पर्पसेस। तो वो सिर्फ रिकॉर्ड पर्पस के लिए है कि कल दिन को कोई क्राइम होता है। स्पष्टता दे दीजिए कि जी माता पिता, अगर लिव इन में रहने वाले पार्टनर्स में से किसी एक की या दोनों की उम्र 21 साल से कम है और 18 से अधिक, तो माता पिता को अनुमति उनसे लेनी है या उनको सूचित करना है? उसमें शब्द क्या है, अनुमति है कि सूचित? देखिए, सबसे मैं बहुत मीडिया में देख रहा था, सब जगह ये आ रहा है कि माता पिता से कंसेंट लेनी है, अनुमति लेनी है। नहीं, माता पिता से अनुमति नहीं लेनी। माता पिता को, अगर वो 21 वर्ष से कम आयु के हैं, तो माता पिता को सूचित किया जाएगा। उसका एक कारण है, वो कारण समझने की आवश्यकता है। ठीक है, आप बालिग हो गए हैं, आपको वोट देने का अधिकार है, लेकिन फिर भी सरकार ने लड़के के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष रखी है। फिर तो उसे भी 18 वर्ष कर देना चाहिए था, क्योंकि वो बालिग हो गया है। तो क्योंकि विवाह की आयु 21 वर्ष है, इसलिए 18 साल से 21 साल के बीच में अगर कोई भी रिश्ता ऐसा होता है, कोई रहना चाहता है, अब स्पेशल मैरिज एक्ट है, इतने लंबे समय से चला आ रहा है, अगर कोई भी जना स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी के लिए अप्लाई करता है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में साफ प्रावधान है कि वो जहाँ के रहने वाले हैं, संबंधित थाने में वहाँ लेटर भेजा जाएगा, वहाँ पे चस्पा करा जाएगा कि ये लोग विवाह करने के लिए अप्लाई करा है। उनके नाम तक पब्लिक करे जाते हैं। वो राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं है। यहाँ तो किसी का नाम भी डिस्क्लोज नहीं करा जा रहा। नहीं, उस केस में जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे समाज में कई स्तरों पर महिलाओं के साथ अत्याचार, शोषण, हनन उनका होता है, और उसको प्रिवेंट करने के मकसद से ये किया गया। जब पर कानूनी तरीके से जब हर एक चीज़ पर विचार किया जाता है, तो सभी पक्षों का विचार किया जाता है। हमारे समाज की एक सच्चाई ये भी है कि हमारे यहाँ ऑनर किलिंग्स भी होती हैं। उस सिनेरियो में भले ही वो दोनों पार्टनर 21 साल से कम उम्र के हों, वो ये गोपनीयता की अपेक्षा रखते हैं कि उनके माता पिता तक या रिश्तेदारों तक ये बात ना पहुंचे कि वो साथ रह रहे हैं। किसी बच्चे का अपने पेरेंट्स से विवाद हो जाता है या वो घर छोड़ के चला जाता है,
तो hमारे देश में के कानूनों में ये प्रावधान है कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, या माता पिता में तलाक हो गया तो आपने देखा होगा बच्चे की तरफ से मदर या वो मेंटेनेंस का केस फाइल करते हैं। वो मेंटेनेंस किस उम्र तक दिया जाता है? वो मेंटेनेंस 25 साल की उम्र तक दिया जाता है एजुकेशन पर्पस के लिए। तो माता पिता से जब आपको कुछ लेना है तो आपको राइट चाहिए 25 साल की उम्र तक। और जब माता पिता जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा करा, और आप 18 साल का बच्चा 12th पास करता है, 12th पास करने के बाद वो कॉलेज में जाता है, पढ़ने के लिए बाहर जाता है, और माता पिता दिन रात इसी चिंता में रहते हैं कि मेरा बच्चा कैसा है। वो उसके लिए फीस का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और उनको ये भी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि मेरा बच्चा रह कहाँ रहा है और किसके साथ रहा है। दूसरी चीज, माता पिता को सिर्फ सूचित किया गया है। माता पिता अगर डिनाई कर देते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं रोका जाता, रजिस्ट्रेशन तो होगा ही, क्योंकि ये उनकी इच्छा है। लेकिन 21 साल की उम्र तक, क्योंकि मैरिज की एज 21 साल है, तो वहां तक। और दूसरी चीज, ग्रेजुएट होने के बाद ये माना जाता है कि व्यक्ति परिपक्व हो गया, महिला परिपक्व हो गई, उसके बाद तो किसी को सूचित नहीं करना। लगभग 21-22 साल के बच्चे ग्रेजुएशन में आते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। तो वो जो सबसे अहम एज है 18 से 21 साल की, जिसमें सबसे ज़्यादा क्राइम के केसेस होते हैं, बहकाने के केसेस होते हैं, वो बच्ची जो गई है उसे तो आपको पता है कितने केसेस ऐसे हैं कि यहाँ भी लिव इन में रहे, दूसरी जगह भी लिव इन में रहे, तीसरी जगह भी लिव इन में रहे, आज किसी के साथ रहे, कल किसी के साथ रहे। तो उस बच्ची के हितों का संरक्षण कौन करेगा? तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज, जब भी क्राइम होता है तो क्या होता है? सरकारों पे आरोप लगाए जाते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही, ये इतने समय से यहां रह रहे थे, सरकार को पता ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन बेकार है। अब सरकार अगर उसके संरक्षण के लिए, आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए ना, तो सरकार अगर उसके संरक्षण के लिए कोई कानून बना रही है जिससे कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, कल दिन को कोई क्राइम की स्थिति आ गई तो किसे पकड़ेंगे? क्या समिति ये अपनी चर्चा के दौरान इस तरह के निष्कर्ष पे पहुंची कि मल्टीपल पार्टनर्स रखने से क्राइम ज्यादा होने की आशंका बढ़ जाती है? हाँ, बिल्कुल होता है। कितने केसेस ऐसे हैं कि कितनी संविधान मतलब कहीं रोकता नहीं है मल्टीपल पार्टनर्स रखने से, कानूनी तौर पर इस पर कोई पाबंदी नहीं है? देखिए सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं। नहीं। मल्टीपल पार्टनर्स तो रखने की आजादी है। नहीं। देखिए, अगर आप ग्राउंड फॉर डिवोर्स पढ़ें तो अगर आप विवाहित हैं और आप दूसरे के साथ, नहीं विवाहित नहीं सर, तो लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो लिव इन रिलेशनशिप में जब आप, अभी तक तो मल्टीपल पार्टनर्स विवाह में भी कुछ विभिन्न समुदायों में चले उसमें तो लीगल वो तो है। यूसीसी, मैं कह रहा हूँ लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई मल्टीपल या क्विकली चेंज करता है, आपने तो कहा यही तभी तो क्राइम की संभावना बढ़ती थी। कैसे, थोड़ा समझाइए। कि बहुत लोग, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, अमरोहा का एग्जाम्पल है, यूपी में एक जगह थी, एक महिला और उसके प्रेमी ने अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया था, सबको मार दिया। बड़ा चर्चित एपिसोड है, ऐसे कई सारे एपिसोड हैं। आपको अगर एक रिलेशन में आपका जो है वो मन नहीं लगा, आपका मन नहीं मिला, आप लोग साथ नहीं रहना चाहते, आप डिटैच होइए, आप दूसरे रिलेशन में रहिए। दूसरे रिलेशन में रहने की तो कोई मनाही नहीं है, आप रहिए। लेकिन आपको ऐसी सोच कि मुझे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ ही रहना है, मुझे 3 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ साइमल्टेनियसली रहना है, तो ऐसी सोच के पीछे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई ना कोई मिसचीफ तो है। 100%। नहीं, मतलब इसमें मैं डेविल्स एडवोकेट की तरह से नहीं, बिल्कुल मैं उसी तरह से, तो मुझे थोड़ा इसका क्राइम से रिश्ता नहीं समझ आया। जैसे कई लोग, मतलब, और मैं साइमल्टेनियसली की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कई लोग हैं कि जो अपने लिव इन के दौर में अपने पार्टनर्स को जल्दी चेंज करते हैं। मान लीजिए कुछ महीनों में, है ना, उन्हें मन नहीं मिला और फिर पार्टनर चेंज कर दिया, मन नहीं मिला फिर पार्टनर चेंज कर दिया।
इसमें तो यहाँ पर यूसीसी के अंदर ऐसी कोई रोकथाम नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपको 10 बार चेंज करना है, आप करिए। रजिस्टर आपको करते हैं। आज ये बताना है कि आज से हम लिव इन में आ गए, आज से कैंसिल, और कल ये 500 बताना रुपए है, और कल ये बताना है कि अब हम लिव इन में नहीं। उसका उसमें कुछ 500 रुपए का वो है ना, जिसमें वो रजिस्ट्रेशन फीस है, वो रजिस्ट्रेशन फीस है। और रजिस्ट्रेशन जब आप क्लोज करेंगे तब भी देना है। रजिस्ट्रेशन फीस है। रजिस्ट्रेशन देखिए, मेरे ख्याल से, अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी शायद ये बता रहा हूं क्योंकि उस दिन अनाउंस किया था कि शुरू के 6 महीनों के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन फी शायद माफ की है। अच्छा, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप से आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर। एक सर कंपैरिजन है, मैं सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट है मेरे पास जिसमें उन्होंने शाइनिंग लाइट का मतलब उन्होंने शाइनिंग एग्जाम्पल कहा था। 2019 में जो गोवा में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू है और वहाँ 1867 से लागू है, क्योंकि पोर्टुगीज कॉलोनी थी वो हमारा स्वदेशी यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं है, पुर्तगाल का है। लेकिन वहाँ जो व्यवस्था है, समिति ने उनके प्रावधानों पर विचार किया। क्या अभी हम एक किस्म का एक एनालिटिकल क्रिटिकल अप्रिसिएशन उसका आपसे ले सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ें आपको लगी कि अनुकरणीय हैं और क्या चीज़ें लगी? देखिए, बहुत सारी चीज़ों में अंतर है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि वहाँ पर अगर हिंदू दंपति के एक निश्चित समय तक पुत्र नहीं होता तो उसे पॉलीगैमी, बहुविवाह की इजाजत है। लेकिन जबकि वहाँ मुस्लिम दंपति को बहुविवाह की इजाजत नहीं है। जी, तो बहुत सारी चीज़ों का विरोधाभास है। वो पूरी तरह से वो यूनिफॉर्मिटी वाली बात नहीं कही जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था शाइनिंग एग्जाम्पल गोवा को? नहीं, शाइनिंग एग्जाम्पल इसलिए कहा था कि एक राज्य में जब ऐसी कुछ चीज चल रही है, हो सकता है उसमें कुछ खामियां हो, कुछ कमियां हो, उसमें बदलाव की आवश्यकता हो, तो वो बदलाव करे और यूसीसी लेकर आया जाए देश में। जो जैसे अब सर इस वाले में, गोवा वाले में अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग तरह के प्रावधान हैं, तो वो उसको पता नहीं, आप भी यही कह रहे हैं कि उसको क्लियरली यूनिफॉर्म कहा जा सकता है या नहीं, पर जो उत्तराखंड वाला है वो सभी समुदायों पे लागू होता है। सभी समुदायों पे सिवाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जी, ये क्यों जरूरी समझा गया कि उनको सुरक्षित संरक्षित रखा जाए? देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वो संविधान के अनुच्छेद 342 में उन्हें संरक्षित किया गया है, उनके कल्चर, हेरिटेज, उनकी परंपराओं को। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ 5 जनजातियाँ हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं। बड़ा छोटा एरिया है, बड़ी छोटी पॉपुलेशन है, और क्योंकि संविधान में उन्हें संरक्षित पृथक तौर पे रखा गया है, भारत सरकार जब भी चाहे, केंद्र सरकार, और संविधान संशोधन करना वो राज्य सरकार के हाथों की चीज़ नहीं है, तो उचित ये समझा समिति ने कि अभी जनजातियों के, क्योंकि उनकी कल्चर, उनके हेरिटेज का संरक्षण होता है, तो उसको अभी फ़िलहाल के लिए रोका जाए, और ये समिति की सिफारिश थी। और उसके बाद अगर वो समुदाय, वो सारी चीज़ें, क्योंकि अभी भी वो बड़े रिमोट, आप जाएंगे देखेंगे वो जनजाति क्षेत्र, तो अभी भी उनकी बड़ी अच्छी सी ट्रेडिशंस, कस्टम्स हैं, और बड़े रिमोट जगह पे रहते हैं। तो आप कभी, जैसे मैंने बताया, गुंजी गांव जाइए, आप नाबी जाइए, तो आप देखेंगे। तो उचित समय पे जब वो सब लोग भी तैयार हों, और जनभावना, जैसे मैंने पहले कहा कि ये कानून जनता के, ये किसी सरकार ने नहीं बनाया, किसी समिति ने नहीं बनाया, ये जनता की भावना ने, जनता ने खुद अपने लिए कानून बनाया। इसमें लेकिन एक राजनीतिक आलोचना है कि चूंकि पिछले कुछ समय में जो सत्ताधारी पार्टी केंद्र में है और उत्तराखंड में भी उनके पॉलिटिकल आउटलुक में ट्राइबल्स ग्रुप्स जो हैं उन पर बड़ा जोर है। पीवीटीजीज बनाए गए, उनके लिए एक बजट एलोकेट किया गया। इस समय देश की माननीय महामहिम राष्ट्रपति शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं। वो वोट बैंक का भी मसला है, और जब इस पर बातचीत हो रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, तो जो प्रोटेस्ट और नाराज़गी के स्वर थे वो 2 जगहों से आए थे। एक इस देश की मुसलमान आबादी की ओर से जो अपना एक पर्सनल लॉ फॉलो करती है, और एक ट्राइबल्स की ओर से।
भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों की नाराजगी की ओर ध्यान नहीं, नहीं दिया एक क्योंकि वहां से वोट नहीं मिलता। एक बीच में सिख समाज से भी थोड़ा सा आया था आनंद कारज को लेके, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि सेरेमनीज कस्टम्स किसी के नहीं छेड़े जा रहे हैं, सेरेमनीज आपकी जैसे आनंद कारज रहेगा वही रहेगा, वही सेपरेट रजिस्टर आनंद कारज सेरेमनी ही आपकी रजिस्टर होगी, तो वो लोग भी सब हो गया। असल में होता क्या है, भ्रांतियां बहुत बीच बीच में होती हैं क्या होगा। दूसरी चीज जो आपने पूछा कि राजनीतिक या वोट बैंक का कारण होगा, वो विपक्ष ऐसा कहता है, मैं इसलिए वो हो सकता है राजनीतिक दलों के लिए या सरकारों के लिए हो, लेकिन समिति के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। राज्य सरकार को पूरा अधिकार था और है भी कि किसी समिति के किसी रिकमेंडेशन को पूरी तरह लागू करे या उसमें कुछ बदलाव करे, ये उनके अधिकार क्षेत्र का है। समिति ने वही काम किया जो जनभावना के अनुरूप था। ठीक है सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या इसको प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए कोई एक अलग तरह का विशेष सिस्टम, कोई तंत्र, कोई निगरानी व्यवस्था अलग से बनाई जाने का प्रावधान है? मतलब इंश्योर कैसे करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, वो या जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसी से? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ इस एक्ट में क्या है कि अगर आपको पहली चीज़, इसे 3 स्तर पर हम लोग लेकर गए हैं। अभी तक मैरिज रजिस्ट्रेशन जो होता था वो तहसील लेवल पे होता था, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के यहाँ पर। अब हम इसे गांव तक ले गए हैं, तो सब रजिस्ट्रार हमने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को बनाया है। तो एक गांव, छोटे से गांव में कितनी शादी हुई वो पंचायत अधिकारी को 1 मिनट में पता होता है। ठीक है, तो वो वेरिफिकेशन करना उसकी सारी चीज़ों का उसके लिए बहुत ईजी चीज़ है। तो हम उसे उस स्तर तक लेकर गए। अगर वहाँ से वो रिजेक्ट हो जाता है या किसी कारण वो समय से अप्रूव या रिजेक्ट नहीं करता, तो वो इमीडिएटली तहसील लेवल पर एसडीएम, मिनिमम एसडीएम लेवल का, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी के पास पहुंच जाएगी एप्लीकेशन। विद इन 15 डेज मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, लिव इन के लिए, तो रजिस्ट्रार को ही रिस्पॉन्सिबल है, वो फर्स्ट चैनल है। तो वो सब कार्रवाइयाँ होंगी समयबद्ध तरीके से। उसके ऊपर एक रजिस्ट्रार जनरल बनाया है जो कि सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर है, और उसी की ही देखरेख में वही सारे डेटा का, सारी चीज़ों का कस्टोडियन है। तो उसी के पास ही सबकी रिपोर्टिंग्स, किसके पास कौन सी एप्लीकेशन पेंडिंग हैं, क्यों हैं। अब तो ये तो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हो गया। उसके अलावा लोगों को कैसे जागरूक करें, लोगों को कैसे कहें कि हम आप लोग आके अपने विवाह का और सारी चीज़ों का पंजीकरण कराएं। तो उसके लिए ये है कि जो भी लोग किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं राज्य सरकार में, और वो पहले से विवाहित हैं, तो उन्हें अपनी मैरिज का, क्योंकि उत्तराखंड में एक 2010 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट बना था। 2010 के बाद से लेकर जितने भी विवाह हुए उनका पंजीकरण उतना नहीं हो पाया, जबकि एक्ट लागू था। उस एक्ट में भी प्रावधान था कि सरकारी सुविधाओं का लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो अपने विवाह का पंजीकरण कराएंगे। तो ऐसा ही प्रावधान इस एक्ट में भी किया गया है, इसके रूल्स में। तो जिन भी, अगर किसी को सरकारी सुविधा लेनी है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर अपने विवाह का पंजीकरण कराना होगा। इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है, और आपको भी जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि एक ऐसा वेब पोर्टल डिज़ाइन करा गया है, उत्तराखंड का पहला ऐसा वेब पोर्टल है जो कि विभिन्न गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, चाहे वो भारत सरकार की हों या हाई कोर्ट्स की हों, सुप्रीम कोर्ट की हों, उनसे इंटीग्रेटेड है। तो उसमें जैसे आधार से इंटीग्रेशन हो रखा है, CRS जन्म मृत्यु पंजीकरण जहाँ होता है उससे इंटीग्रेशन है, डिफरेंट हाई कोर्ट से इंटीग्रेशन हैं जहाँ से कोर्ट्स की डिग्री सारी चीज़ें होती हैं। जो लोअर कोर्ट्स का एक कॉमन वेबसाइट बनाई है उससे इंटीग्रेशन है। तो अलग अलग जिस जिस चीज़ की आवश्यकता है सबको इंटीग्रेशन करा है। इससे लाभ ये होगा कि भविष्य में हजारों करोड़ रुपया जो सरकार का खर्च होता है सेंसस कराने में या विभिन्न तरह के विभिन्न विभागीय स्कीम्स के सर्वे कराने में, वो सब बचेगा और सरकार के पास हमेशा रियल टाइम डेटा मौजूद रहेगा। ये देश में पहली पहल है। और जैसे ही एक फैमिली का रजिस्ट्रेशन हुआ, मतलब दंपत्ति का विवाह हुआ, उन्होंने अपनी मैरिज रजिस्टर कराई, जैसे ही उनके बच्चे का जन्म हुआ, क्योंकि वो CRS पोर्टल से इंटीग्रेटेड है, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ तो किस मदर के नाम पे हुआ,
वो बच्चा उस फैमिली को मैप हो जाएगा। वो सिस्टम एक बन गया है, तो एक कल integrated किसी की system। डेथ हुई, डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ, वो उस फैमिली से डिटेक्ट हो जाएगा। तो कल दिन को जो सक्सेशन रिलेटेड केसेस आते हैं, कोर्ट में लंबे चलते हैं, सिर्फ वारिस डिसाइड उनमें करने विवादों के, की गुंजाइश कम होगी। तो उनमें विवादों की गुंजाइश कम होगी और सरकारों के हजारों करोड़ रुपए विभिन्न सर्वेज में और सेंसस में उन सब में बचे। ठीक है, एक चीज जो मेरी निजी तौर पर पसंदीदा है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रहा था, कि हर हाल में, हर परिस्थिति में बेटे और बेटी के लिए संपत्ति में बराबर अधिकार, चाहे बेटी का विवाह हो चुका हो, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या स्वयं अर्जित संपत्ति की हुई हो बाद में। इसको थोड़ा सा और विस्तार से बता दीजिए। मतलब इट इज़, कई बार ये सुन करके लगता है कि मैं उस दिन अखबार में ये बातें छपी, हमारे घर में परिवार की महिलाओं ने भी पढ़ा, तो पढ़ करके एक बार यकीन नहीं हुआ, टू गुड टू बी ट्रू वाली बात लगी। लेकिन इसमें क्या कोई कैच है क्या, कुछ इसमें एस्टेरिस्क लगा के नीचे कुछ लिखा हुआ है क्या? जो हिंदू समाज है उसमें एक कोपासनरी की कॉन्सेप्ट है कि बाय बर्थ प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट होते हैं, किसकी? अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। तो पैतृक संपत्ति, स्वअर्जित संपत्ति में नहीं, स्वअर्जित में नहीं वो उसी होती। की बात कर जी। तो वो नया है ना इसमें पहले जी, तो ये 2005 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर पहले सिर्फ बेटा को कोपासनरी राइट मिलता था, अब वो बेटी को भी 2005 के बाद से मिलता है, तो बेटी भी कोपासनर होती है। ठीक है, तो पैतृक संपत्ति में तो मिलता है जी। हाँ, मैं स्वअर्जित की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक क्या थी? दो तरह की संपत्ति थी, एक पैतृक संपत्ति थी, एक स्वअर्जित संपत्ति थी। पैतृक संपत्ति वो ही जो मेरे पिताजी से मेरे बच्चे को गई, और स्वअर्जित संपत्ति जो मैंने अपने जीवन काल में स्वयं अर्जित कर, उसमें मेरे बेटे का कोई अधिकार नहीं था। तो इसमें अब सब तरह की संपत्ति समान हो गई है। इसमें एक एस्टेट वर्ड यूज करा गया है, जो एस्टेट को डिफाइन करा गया है, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एस्टेट का होगा। वो चाहे फाइनेंशियल एसेट्स हो, उसकी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हो, मतलब मूवेबल हो, इमूवेबल हो, किसी भी तरह की, तो सभी संपत्तियों में बेटी को और बेटे को बराबर का अधिकार मिलेगा इस कानून के बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप हमारे दफ्तर आए, आपसे बातचीत की। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप इसके अलग अलग प्रावधानों के बारे में क्या सोचते हैं, जो बातचीत की उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। देखते रहिए दी लेलन टॉक।